टाइम डिबेट। इधर कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चा गर्म ही थी कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार ने रणदीप सुरजेवाला पर कथित ईपीएफ फर्जीवाड़े में विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। और यह सब ऐसे समय पर हुआ जब प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब इसे इत्तेफाक कहे या राजनीतिक मिजाज, मगर जैसे ही कांग्रेस जनता से जुड़ने का कोई मुद्दा पकड़ती है, वैसे ही कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। इन सब से कई सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई ये दोनों कार्रवाई इत्तेफाक है? इससे पहले रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि जब दिन कमजोर होते हैं तो मुसीबत ढूंढ ढूंढ कर पीछे पड़ती है। न जाने कहां कहां से गड़े मुर्दे उखड़ कर आते हैं और परेशानियों का पहाड़ अपने साथ लिए आते हैं। जी हां, कुछ ऐसी ही स्थिति इन दिनों कांग्रेस की चल रही है। एक तो सत्ता से दूरी के साथ जनता की बेरुखी और नाराजगी से निपटने में कांग्रेस के पसीने छूटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे कांग्रेस में इस्तीफों का मौसम सा आ गया है। हरियाणा में पहले कुमारी शैलजा का इस्तीफा, फिर उदय भान को अध्यक्ष बनाए जाने पर गुटबाजी की खबरें, फिर कुलदीप बिश्नोई के बगावती सुर, फिर सुरजेवाला पर 1.5 दशक पुराना केस और अब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर कार्रवाई। कांग्रेस इन सब में इतनी उलझती जा रही है जिससे सुलझने में दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। और तब तक आ चुके होंगे निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, जिसमें कांग्रेस की इन उलझनों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी सत्तारूढ़ पार्टियां, यानी कि भाजपा और जजपा। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के एक प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सत्ता में आने के 8 साल बाद भाजपा सरकार ने ये कार्रवाई की है। भाजपा सरकार ने गुरुग्राम में बनाए जा रहे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का रियल एस्टेट लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। साल 2008 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा को यह लाइसेंस दिया गया था। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के डायरेक्टर की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। आपको पूरा घटनाक्रम एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। 4 जनवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम में जमीन का लाइसेंस लिया था। बाद में यह जमीन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को बेच दी गई। स्काईलाइट ने इस जमीन को डीएलएफ को बेच दिया। 28 मार्च 2008 को 2.7 एकड़ जमीन का लेटर ऑफ इंटेंट जारी हुआ। 22 अगस्त 2008 में डीएलएफ रिटेल डेवलपमेंट ने कंप्लायंस जमा कराए, साथ ही स्काईलाइट के साथ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट भी जमा कराया, यानी पूरा प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी डीएलएफ की हो गई। वाड्रा की कंपनी पर आरोप है कि उसने जमीन आगे महंगे दामों पर डीएलएफ को बेच दी। इस जमीन के लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए डीएलएफ ने सरकार के पास आवेदन कर रखा था। बाद में ये जमीन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को बेच दी गई। स्काईलाइट ने इस जमीन को डीएलएफ को काफी महंगे दामों पर बेचा। इधर कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चा गर्म थी कि एक तरफ हरियाणा सरकार ने रणदीप सुरजेवाला पर कथित ईपीएफ फर्जीवाड़े में विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए, वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया। कांग्रेस पार्टी के लोग इसे भले ही अब बदले की कार्रवाई या सत्ता का दुरुपयोग कहें, मगर भाजपा और जजपा इस मुद्दे को भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के नाम पर सख्त संदेश के रूप में जनता तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस कैसे इस मुद्दे का काउंटर ढूंढती है और जनता को समझा भी पाती है, या फिर इस सरगर्मी का फायदा भाजपा जजपा उठाने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुश्किल में कांग्रेस है क्या, और कांग्रेस पर जो ये मुश्किलें आ रही हैं वो ऐसे वक्त में जब निकाय चुनाव है, क्या ये एक इत्तेफाक है? ये इस सवाल को इसका जवाब तलाशते हैं, ढूंढते हैं। इसके लिए पैनल से मिलवाना होगा। हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी है, बहुत स्वागत है सर। थोड़ी देर में कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे हम जरूर मिलवाएंगे। विवेक चौधरी है, प्रवक्ता जेजेपी। विवेक जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। योगेश कौशिक साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके मैं आप सभी के पास आऊंगी। शुरुआत क्यों ना योगेश कौशिक जी आज आपसे कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इत्तेफाक है या क्या है, निकाय चुनाव है तो कहीं इसलिए तो ये मुश्किलें नहीं, मतलब प्लान्ड तो नहीं है कि कोई राजनीतिक कोई सियासी मिजाज तो नहीं है, तो विश्लेषण पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कौशिक साहब, आपको क्या लगता है? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक जो ये शुरुआत है एक्चुअली, अगर ये आज से 6 महीने या साल पहले शुरू हुई होती
तो मैं और अच्छे तरीके से कुछ बात कर सकता था इस पे, या लोग भी इस पे और अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन एक राजनीति में एक पंच टाइम होता है। जैसे एक्टर्स जो होते हैं उनमें डायलॉग डिलीवरी का एक पंच टाइम होता है, ऐसे एक राजनीति में पंच टाइम होता है। तो ये पंच टाइम जो है ना, ये जो है कुछ शंकाएं खड़ी करता है, और उन शंकाओं में यकीनन ये सिर्फ ये चुनाव नहीं, राजस्थान का भी चुनाव है और भी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पाक साफ हैं या पाक साफ निकलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सुरजेवाला जी का जो मामला है ये अभी नया उठ के आ रहा है, वरना जो वाड्रा जी वाला मामला है वो तो बहुत पुराना है। और उसमें तो मैं बार बार एक बात करता था, और आज मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि ऐसे टाइम पे और इतने दिनों बाद क्यों कर रहे हैं ये ऐसे एक्शन। ये एक्शन तो बहुत पहले कर देने चाहिए थे या हो जाने चाहिए थे। आई डोंट बिलीव कि ये जो पॉलिटिकल लोग जिनसे जुड़े हुए होते हैं, इनमें किसी भी ऑफिसर का या किसी स्पेशल आदमी का इतना बड़ा रोल होता है कि वो अपने बिना ऊपर से बातचीत किए हुए अपना एक्शन ले सकता हो। तो वो एक्शन जो होते हैं वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो होते ही हैं, बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई अच्छा, इसमें बीजेपी को भी शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कोई दूसरी पार्टी होती है तो वो भी करती है। तो इसमें कोई ना नई बात है ना कुछ एबनॉर्मल सा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन लोगों को ये कुछ मुद्दे, इनके बीजेपी के पास तो बहुत मुद्दे हैं अभी, तो क्यों अभी गरमा तो रखे हैं इतने सारे, पर हो सकता है कुछ मुद्दों को छुपा के रखना चाहते हो। आप कह रहे बीजेपी को शर्माने की जरूरत, बीजेपी क्यों शर्माएगी? नहीं, उनको कई बार ऐसा उनको ये लगता है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये तो होता है, हर पार्टी करती है। हाँ तो साहब कैसे ले रहे हैं इसे, इल्जाम के तौर पर ले रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं योगेश थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। हाँ। योगेश जी ने जो विशेष बात कही, उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले या साल पहले अगर किया होता तो टाइमिंग पे सवाल नहीं उठते। योगेश जी 2018 कमिश्नर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, यस, उनका बयान जो अखबार में आया था आपने जरूर पढ़ा हो। बिल्कुल सही है। ये प्रोसेस 2018 में शुरू हो गया था। हाँ ठीक है। एक प्रक्रिया, एक तय प्रक्रिया होती है, आप भी जानते हैं। पहले संबंधित पक्ष को नोटिस दिया जाता है, उससे जवाब मांगा जाता है, उसके पास अपील करने का एक प्रावधान रहता है। ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये कहना कि पहले शुरू नहीं हुआ, ये अभी क्यों हुआ है, मुझे लगता है ये उचित नहीं। दूसरी बात, योगेश जी गुड़गांव में रहते हैं और इस केस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, जिस दिन अक्टूबर 2012 में अशोक खेमकाजी ने जब इस जमीन का म्यूटेशन रद्द किया था, आप समझ लीजिए कि उस दिन इस बात की नींव डल गई थी कि जो ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस गलत है। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं, जब किसी भी पक्ष को सरकार लाइसेंस इश्यू करती है डेवलपमेंट के लिए, कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉलोनी डेवलप करने के लिए, तो उसके अंदर कुछ नियम शर्तें होती है, तय समय सीमा होती है। मामला 2008 का, 2012 तक कुछ काम नहीं हुआ। 2012 में डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद 2017 तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में स्वाभाविक है, आप लाइसेंस लेके सो तो नहीं सकते ना कि आपने लाइसेंस ले लिया और आप सो जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि नियमों में प्रावधान है कि आपको 5 साल तक उसमें डेवलपमेंट करनी है। लेकिन आपने की नहीं, तो वो रद्द ही होगा और क्या होगा। तो इसमें ये कहना कि किसी तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा है या ये टाइमिंग ठीक नहीं है, देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है जो कानून के अंतर्गत गई है। नियमों की अवहेलना हुई थी, इसलिए लाइसेंस रद्द हो गया। मुझे लगता है अत्रे साहब, ये सवाल शायद इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि टाइमिंग को लेकर आप लोगों के चेहरे भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, और टाइमिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद आप निकाय चुनाव में इस दोनों ही प्रकरणों को, चाहे वो ईपीएफ मामला हो जहां सुरजेवाला का नाम आ रहा है, कथित मामला, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस रद्द करने का मामला हो, इसमें ये कहा जा रहा है टाइमिंग को लेकर कि मैं भी सवाल ऐड करूंगा इसमें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसे भ्रष्टाचार पर चोट के रूप में भुनाने की कोशिश कर रही है। मैं ऐड कर रहा हूं सर, मेरा भी एक सवाल साथ के साथ जोड़ लीजिए, एक सवाल मेरा साथ के साथ जोड़ लीजिए। मैं इससे 100% सहमत हूं जो आप कर रहे हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है प्रक्रिया, लेकिन राजनीतिक तौर पे जिसकी चलती है वो 5 साल एक्सटेंशन लेता है, फिर 5 साल लेता है, फिर 5 साल लेता है। 2 और खिड़कियां हमारे साथ बढ़ गई हैं। जिसकी नहीं चलती दीजिए, फिर आप बोलिएगा अत्रे साहब। रजवन डाइनवाल, बहुत दिनों बाद आए हैं सर आप,
बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। प्रवक्ता इनेलो में बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रविंद्र सिंह ढुल साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आज तो आपका दिन है सारा। बस अत्रे साहब के तुरंत बाद आ रही हूँ। अत्रे साहब जी देखिए, योगेश जी ने बहुत बड़ी बात कही है अभी। योगेश जी ने कहा कि राजनीति में जिसकी चलती है वो एडवांटेज लेता है। यही तो सबसे बड़ा विषय है इस मामले में। इस मामले में यही हुआ है योगेश जी, बिल्कुल, कि रॉबर्ट वाड्रा जी थे, हुड्डा साहब की सरकार थी, उस चीज का एडवांटेज ये लिया कि एक जमीन जिसका सौदा 7.5 करोड़ में होता है और जिस कंपनी ने सौदा खरीदने की बात की है उसकी नेटवर्थ उस वक्त मात्र 1 लाख रुपए है। उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। रजिस्ट्री के दौरान जो चेक पेश किए गए वो चेक बैंक में प्रेजेंट भी हुए। तो इससे बड़ा मिसयूज ऑफ पावर क्या होगा योगेश जी? सबसे बड़ा मिसयूज ऑफ पावर है। दूसरी बात जो अनामिका जी कह रही थी कि टाइमिंग, निकाय चुनाव। देखिए, ये बात तो अनामिका जी आप भी जानती है कि हमारे देश में चुनाव पूरा साल कहीं ना कहीं होते रहते हैं। कभी निकाय चुनाव है, कभी पंचायत चुनाव है, कभी असेंबली चुनाव है, कभी पार्लियामेंट के चुनाव है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कानून अपना काम करना रोक दे। कानूनी प्रक्रिया तो चलेगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत काम होंगे। चुनाव अलग चीज है, लेकिन ये जिस तरह से नियमों को तोड़ा गया है, यूं कहिए कि नियमों का पालन नहीं हुआ, ये अलग विषय है। दोनों को जोड़ना मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से उचित है। ठीक है। रविंद्र सिंह ढुल साहब, कोई आपत्ति? रविंद्र जी, आवाज मिल रही है तो तुरंत बोलिए। मैं इतना स्क्रीन साइलेंट नहीं छोड़ सकती सर। कोई आपत्ति है कांग्रेस को? इत्तेफाक समझ रहे हैं या आपको सियासी मंशा दिख रही है? सियासी मंशा तो इनकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि कोई कुछ सियासी मंशा कैसे? आपको पता है, हमें पता है कि 2010-11 से इस मामले को उछाला जाता रहा है। कोई कार्रवाई यदि करनी थी तो अपने पहले समय में भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं थी। यदि एक अफसर ने इस लाइसेंस को डिस्प्यूट किया था तो एक कमेटी ने इस लाइसेंस के बारे में ये भी कहा था कि इसमें कोई कुछ नहीं है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, मैं उसकी सही और गलत के अंदर में जाता ही नहीं। यदि उस समय पर किसी अधिकारी ने इस प्रकार का कोई लाइसेंस जारी किया था जो कि नियमों के विरुद्ध था, यदि वो कैंसिल हो गया तो उसके ऊपर इतनी बड़ी राजनीति करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसके ऊपर इतनी बात करने की जरूरत क्या है? बात करने की, क्योंकि उसको जबरदस्ती करके पॉलिटिसाइज करके उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करना, मैं बात कर रहा हूँ वो। आऊंगी दो और लोग हैं, आती हूँ। बोलिए अभी आप बोलिए। यदि कैंसिल होना हो तो उसमें किसको क्या आपत्ति है? जहाँ तक बात आ गई दूसरे मामले की, रणदीप सुरजेवाला जी जो मामला है, ये मामला भी नया है। ये कई साल से इसके ऊपर हर साल कैपिटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है। जो याची ने हमेशा जो कंप्लेन में उसके ऊपर मेरे हिसाब से पिछले 6 साल से लगातार वो करते आ रहे हैं। 2-3 साल से तो मैं खुद ही पढ़ता आ रहा हूँ अखबारों के अंदर इस पीसी के बारे में। तो एक पीसी के बाद में अनिल विज जी ने एक बयान दिया था कि यदि इस प्रकार का कुछ हो तो उसकी हम जांच कराएंगे। मैं कहता हूँ जांच कराओ, उसमें क्या दिक्कत है? कराइए। उसमें दिक्कत क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है, महाराज जांच करा रहे तो आप सियासी मंशा बता रहे हैं ना, इसी का तो डिबेट है। हमें समस्या नहीं है। किसने कहा समस्या है? क्या मैं बयान दे रहा हूँ समस्या है? अभी आपने कहा नहीं, आपकी पहली लाइन पैनल में यही थी कि सियासी मंशा तो इनकी है। सियासी मंशा इनकी है, ये जो करना करिए, जांच कराइए, मैं मना नहीं करता। विवेक चौधरी, ये कौन तय करेगा कि जो हो रहा है कानूनन हो रहा है या निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए सियासी रोटियां सेक रही है सरकार? कौन तय करेगा? अनामिका जी, तय जनता ने करना है और जनता तय कर चुकी है। आज कहीं ना कहीं जो गलत काम इन्होंने किए हुए हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो इन्होंने कमियां ये दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, आज अपनी कमियां जब उजागर होती हैं तो इनके पास जवाब नहीं है। कभी ये कहते हैं सियासी मंशा, कभी कहते हैं खुद कंफ्यूज्ड है, क्योंकि पार्टी का ऐसा हाल हो चुका है कि ये नहीं पता जहाज डूब रहा है कब डूब जाए पूरा डूब। किस तरह से कुलदीप बिश्नोई जी की चर्चा अभी कल ही करके हटे हैं और आज ये नया आपकी बात अगर मान लो कि जहाज डूब रहा है, हालांकि आप लोगों के मुख्य विपक्षी दल है, सरकार के मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन आपकी बात मान लूं कि जहाज डूब रहा है तो जो डूबने की तीव्रता वाली घड़ी है वो चुनावों के करीब ही क्यों होती है? मुस्कुराइए नहीं, जवाब दीजिए।
नहीं, चुनावों के करीब की तो कोई बात ही नहीं है। निकाय चुनाव कभी भी घोषित हो ये तो सकते हैं ये ना, तो ऐसे में इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की बात नहीं। अनामिका जी, ये इत्तेफाक की बात है, इसमें कोई वो नहीं है। गजब का जो इत्तेफाक हुआ कानूनी है कार्रवाई अपने तरीके से चल रही है उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अडुल साहब जल्दी से, नहीं अब कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई जी भाग रहे हैं और जाखड़ साहब जा रहे हैं, तो उसमें हमारा कसूर थोड़ी है। इनके कार्य ऐसे हैं, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। जिन्होंने जो कार्य किए हैं उनका फल तो भुगतना पड़ेगा। फल तो भुगतना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ पे खाया, हालांकि वो बबूल का पेड़ था या नहीं वो जांच का विषय है। रविंदर जी आवाज नहीं मिल रही है, दोबारा दोहरा दीजिए, दोहरा दीजिए, दोहरा दीजिए। आप ऑडियो चेक कीजिए, पीसीआर से मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा आ जाऊंगी सर। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लाइन करने दीजिए। हाँ ठीक है, अत्रे साहब बोलिए, आ रहे रजनी, 1 मिनट। देखिए, मैं 2 चीजें हैं यहाँ पे। रविंदर जी ने 2 बातें कही है। हाँ। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के लोगों के जहन में ना एक बात बैठी हुई है, उनको लगता है कि उनको इस देश में ना एक विशेष स्टेटस प्राप्त है। वो कुछ भी करे, वो जितना मर्जी भ्रष्टाचार करे, जितना मर्जी नियमों की अवहेलना करे, उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होती है तो कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये तो जानबूझ के किया जा रहा है। अब मैं 2 बातें कहूंगा यहाँ पे। वो भी दोनों बातें कह रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए, दूध का पानी कर आपको। हाँ, तो जांच हो रही है ना, उसमें चिंता ना करें। देखिए, आपको बता देता हूँ, यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने पहले भी कही। जब सरकार ने जस्टिस एस एन ढींगरा जी की अध्यक्षता में आयोग बनाया जिसने जांच की, कोर्ट में कौन गया ये बात कह लेके कि आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक मत करो? हुड्डा साहब ही गए। अगर हुड्डा साहब को या कांग्रेस को कोई चिंता नहीं थी तो कोर्ट में जाके ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि रिपोर्ट की, आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक मत कीजिए? कहीं ना कहीं दिल में डर था कि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो आपकी सच्चाई जनता के सामने आएगी, वरना जरूरत क्या थी आपको कोर्ट में जाने की? एक तरफ तो कहते हैं जांच कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। इससे पता नहीं लगता मंशा क्या है। दूसरी बात, जब अभी जैसे रविंद्र जी कह रहे थे कि ठीक है आप जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अनामिका जी ने मुझे बुलाया, इस विषय में मुझसे सवाल किया, तो क्या मैं जवाब ना दूं? भाई, कानून में प्रक्रिया हुई, कानूनी प्रक्रिया से लाइसेंस रद्द हो गया, लेकिन उसके ऊपर अब अनामिका जी मुझसे सवाल कर रही है, तो हमें जवाब देना है, हमें सच जनता के सामने रखना है। तो इसको पॉलिटिसाइज करना कैसे कहेंगे? ये किस दृष्टि से पॉलिटिसाइज हुआ? मैं ये समझना चाहता हूँ। आप लोगों ने उनको दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहाँ संगठन और इमेज दोनों संभालना भी है, संगठन बनाना भी है, आपसी कलह से उबरना भी है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि क्यों ना बोले? अब कांग्रेस के लिए वो संभव नहीं है। कांग्रेस अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, कोई भी गलतफहमी अपने ध्यान में रखे अलग विषय है। हाँ। लेकिन अगर कानून में कोई कार्रवाई कानून सम्मत हुई है और उस पर मीडिया अगर सवाल पूछेगा तो हम जवाब देंगे। हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे, चिंता ना करें, क्योंकि आपके अपने पाप कर्मों का फल, कांग्रेस के जो पाप कर्म है, सत्ता का दुरुपयोग जो है, वो फल अब निकल रहा है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए आप ये कहना कि देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें पहले तो कांग्रेस वाले। इस विक्टिम कार्ड को क्या पीछे में रखे, जब भी कोई कार्रवाई होती है, कानून आप तोड़ो, कानून की अवहेलना। मुझे पढ़ने दीजिए आगे। कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है क्या इस वक्त? जो हो रहा है कानून सम्मत हो रहा है, उसके पीछे किसी तरह की कोई सियासी चूल्हा नहीं जल रहा है जहाँ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। इनेलो क्या मानती है? देखिए अनामिका जी, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, कारण उसका भी ये है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भी। लेकिन उसके एक बात और आती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या कानून का नाम लेकर जो इतने लंबे समय से कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या नहीं बात कानून नहीं, बात तो वो आपकी ये भी तो देखो ना, अगर टाइमिंग की है तो क्या टाइमिंग इतना लंबा टाइम किसी भी जांच में चलना है, इतना लंबा टाइम देख रहे हैं, तो वो क्या नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। उसमें कोई ना कोई मंशा जरूर छुपी होगी। लेकिन हम ये चीज कह रहे हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई कार्रवाई तो कर रहे हैं। कार्रवाई आज कांग्रेस पे हो रही है, कल बीजेपी भी होगी। भ्रष्टाचार के आरोप इन पर कम नहीं लगे। और आज जो जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि जो ठेकेदार पे जो कर्मचारी थे उनके ऊपर जो ESI PF ना मिला उनका, तो वहां पे होता क्या था, मुंह देखकर टीका करते थे। जो आज भारतीय जनता पार्टी भी पहले भी इन्होंने भी किया था, जो ठेकेदारी में जो लगे थे लोग, उन पर इन्होंने कौन सा कोई मुंह देखकर टीका का मतलब नहीं समझा। अपने लोगों का है। अच्छा। और कहां पे इनको क्या हुआ था? अच्छा। ये लोग लगे कौन थे? इनके अपने लोग लगे थे भारतीय जनता पार्टी के राज में। अब इनमें क्या हो रहा था? अब ये कौशल विकास के बारे में बात करते हैं, इससे पहले लोग वही, और प्रेफरेंस भी उन्हीं को दिया है कि जो लोग पहले लग गए तो वो पहले भी नहीं के लगे थे, राज भी नहीं के लगेंगे आगे भी, क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिल रहा है।
तो ये लोग इनकी जो मनसा है, मनसा पे कहीं ना कहीं डाउट जरूर है, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा हुआ। आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। क्यों? नहीं, मैं इनके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो टाइमिंग की बात कह रहा हूँ, अब जब इतने लंबे समय तक इन्होंने जांच को पेंडिंग क्यों रखी? जब अत्रे साहब ने कहा कि कांग्रेस एक बीती हुई बात हो गई है, तो आप मुस्कुरा दिए। देखो, कोई भी आज चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन आज हमें भी मानना पड़ेगा और बीजेपी को भी मानना पड़ेगा, कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल है। उसको बीता हुआ कल कैसे कह सकते हैं? और जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, लोकतंत्र की कैसे हम कह सकते हैं एक मजबूत लोकतंत्र होगा? कौन होगा मजबूत विपक्ष? मजबूत कोई भी हो, विपक्ष की आवाज उठाने वाला जो आदमी हो। मजबूत लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? आज क्या ये सोचने की अगर मतलब विपक्ष को अगर खत्म करके जलेबी बना दिया आपने बातों की ना आप, या तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा था जी, कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है क्या? हाँ या ना? नहीं, आप उनके नहीं, मैं तो दोनों चीज कह रहा हूँ ना, मैं तो दोनों चीज कह रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस की भी कह रहा हूँ, कांग्रेस के ऊपर जो भ्रष्टाचार किया उसके आरोप बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना? कांग्रेस पे भ्रष्टाचार हो बिल्कुल ठीक है मैं, लेकिन एक दूसरी चीज कह रहा हूँ कि जांच इतनी लंबी क्यों चली? मैं वो चीज कह रहा हूँ, जांच इतनी लंबी क्यों चली? अगर ये जल्दी कर देते तो अच्छा काम नहीं होता क्या? 2022 में मई के महीने में जाकर हम इस पर गेम खेलेंगे, क्योंकि तभी निकाय चुनाव होंगे। आपको ये लग रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले भी तो हो जाए था। अब ये कह रहे हैं कि हमने निकाय चुनाव को लेकर नहीं किया, चाहे किसी भी चुनाव को लेकर ना किया हो, तो क्या ये जांच इतनी लंबी चली? इसके पीछे कोई मंशा है या नहीं थी? अगर ये जांच अटकी रही तो क्या इसके पीछे जो जिन्होंने इतने लंबे समय तक इस जांच को अटकाए रखा, क्या उन पर भी तो कोई कार्रवाई बनती है? रविंदर सिंह ढोल साहब, आवाज मिल रही है तो कुछ बोलिए जरा, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रही है। ठीक है, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या आप लोग? बीजेपी भ्रष्टाचार पर चोट का मुद्दा भुनाना चाह रही है निकाय चुनाव में, जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं आप पर बीजेपी कह रही है कि आप लोग विक्टिम कार्ड मत खेलिए, अगर आप लोगों ने बबूल का पेड़ लगाया है तो वही काटना पड़ेगा। कौन खेल रहा है? मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जांच कीजिए, किसने मना किया? अरे आप दोनों बातें कह रहे हैं ना, आप ये भी तो कह रहे हैं कि इनकी सियासी मंशा है। तो नहीं कर इनकी सियासी मंशा मैं बताता हूँ। मैं मेरी वही बात उसमें डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने आपको एक बड़ी क्लियर तौर पे कही, रणदीप सुरजेवाला जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उस मामले में पिछले 4 या 5 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कैसल के अंदर की जाती रही है। ये फैक्ट है। यस, पिछले साल जब पीसी हुई थी 1 साल पहले, तब अनिल विज ने ये कहा था कि इस मामले की हम जांच कराएंगे। 1 साल पहले की जांच आज कैसे खुली? 1 साल के बाद ये कोई आश्वासन कमेटी है क्या? अनिल विज ने उसी टाइम पीसी के बाद अगले दिन जांच दे दी थी इनको, विजिलेंस को। आज जांच क्यों दी गई? आज जांच क्यों दी गई? इस चीज का उत्तर इन्हें देना है। दीजिए जवाब। क्यों? और दूसरी बात, उसमें रणदीप सुरजेवाला जी का दिमाग की कोई लेना ना पीछे कोई लेना, उनका नाम जबरदस्ती घसीटने वाला व्यक्ति कौन? भारतीय जनता पार्टी। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मामला है। ऐसे हजारों, मैं खुद जानता है कि हजारों कंप्लेंट अलग अलग जगह पे भाजपा राज की भी पेंडिंग है। इसमें दिक्कत क्या है? आप कार्रवाई कीजिए। अगर यदि किसी ने ईपीएफ जो है नहीं जमा कराया तो कानून सम्मत उसमें कार्रवाई बनती है। लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ईपीएफ जमा नहीं करवाया तो उसके अंदर जो है आप कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के इंचार्ज जो है राष्ट्रीय महासचिव के बीच में कैसे घसीट सकते हैं? ईपीएफ का मामला उस कॉन्ट्रैक्टर और लेबर डिपार्टमेंट के बीच आप करिए, जो करना है। किसने बड़ा किया है? कौन सा विक्टिम कार्ड हमने खेला? हम नहीं खेलते कोई विक्टिम कार्ड। आप कीजिए जो आपसे कार्रवाई बनती है, लेकिन कार्रवाई वो कीजिए जो कानून के हिसाब से बनती है। मैं एक्चुअली मेरा एक लाइन का काउंटर है, आपका काउंटर में जानना चाह रही थी, बाद में पूछ लूंगी रविंद्र जी। अगर आपको ये लग रहा है कि कानून सम्मत नहीं हो रहा है तो आप लोग उल्टा चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? काउंटर क्या रहेगा आपका? केवल यहाँ डिबेट में कह रहे हैं या कुछ उल्टा चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप लोग ये विक्टिम कार्ड? हाँ बोलिए। आप क्यों चैलेंज करेंगे जब हमारा कोई लेना नहीं, कोई हमारा देना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों चैलेंज करेंगे हम? सुरजेवाला से, रॉबर्ट वाड्रा से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से, एक आईएएस ऑफिसर के किसी निर्णय से हमारा क्या लेना देना है? पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले उसी लाइसेंस के बारे में कहा। सर आप रुकिए, मुश्किल मत बनाइए, रुकिए ना महाराज, रुकिए, आप रुकिए। सुरजेवाला पर विजिलेंस, रॉबर्ट वाड्रा का लाइसेंस, आप कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए लेकिन कानून सम्मत कीजिए। जहां ये लेकिन शब्द आ गया, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे खिलाफ एक्शन हो रहा है, मैं कांग्रेस हूँ,
सुरजेवाला ये रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक्शन हो रहा है और कानून सम्मत नहीं है, मैं तो तुरंत चैलेंज करूंगी। आप लोग क्या काउंटर कर रहे हैं? वो करेगा ना जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन स्पोक्स पर्सन के तौर पर पार्टी के यहाँ से तो अभी आप आके बैठे हैं ना, प्रवक्ता है ना आप। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। हाँ, ऐसे तो अत्रे साहब कहेंगे मैंने थोड़ी ना केस किया, मैं क्यों जवाब दूं? ऐसे थोड़ी होता है महाराज। आप स्पोक्स पर्सन है पार्टी का, कुछ तो बताना होगा आपको। एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच और विजिलेंस प्रारंभ करेगी। विजिलेंस जिस प्रकार की जांच उसने एसटीएस भर्ती घोटाले में की थी, उसी प्रकार की लिपापोती का काम विजिलेंस यहाँ पे करेगी। कहाँ घुमा रहे आप मेरी बात को? रविंद्र साहब, बहुत इजी से सवाल था मेरा, आप घुमा रहे हैं। आप कह रहे मैं क्यों करूंगा, ये क्या बात होती है? आप स्पोक्स पर्सन के तौर पर फिर यहाँ क्या कहानी सुनने आए हैं, बोलने आए हैं? करेगा रामिका जी, मैं यही तो पॉलिटिसाइज करने से बचाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मामला राजनीति से अलग है। ठीक है, ये मामला राजनीति से अलग। प्रवीण अत्रे कुछ बोला चाह रहे थे, विवेक चौधरी में तुरंत बाद आती हूँ। प्रवीण साहब, ये अनामिका जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई यहाँ पे, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को तो मान लिया कि सरकार जो जांच कर रही है, सरकार को जांच करनी चाहिए। अब वो क्यों यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि रविंद्र जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हाँ। समझता मैं भी हूँ कि वो ये बात बनाए रखिए आप लोग। हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहता उस विषय पे जाना। दुश्मन कौन है? मैं जरूर दुरुस्त कर दूँ। साहब दुश्मन कौन है? दुश्मन कोई भी नहीं है, लेकिन आज रविंद्र जी अगर देखिए रविंद्र जी आज रणदीप सुरजेवाला को क्यों नहीं डिपेंड कर रहे? आपको जींद उपचुनाव याद है, आपको भूपेंद्र हुडा साहब को रणदीप साहब के भी कांग्रेस में रिश्ते अच्छी तरह से पता है। नहीं, ताजपोशी भी याद है सर। नहीं, ताजपोशी भी याद है। मैं वही कह रहा हूँ, वो कांटा दोबारा निकलवा दिया क्या? कांटा दोबारा निकलवा दिया क्या अत्रे साहब? मैं समझ रही हूँ। इनेलो इतनी, इसका दिल इतना गार्डन क्यों है, मैं समझ रही हूँ। बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रविंद्र जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनको बेहतर पता है कि ये कैसा विषय है जिसपे कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि कानून की अवहेलना हुई है, उसके कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, तो इसका क्या डिफेंस हो सकता है? लेकिन हाँ, ये चीज इनको जरूर बता देता हूँ, जो बार बार उन्होंने एक बात रिपीट की कि रणदीप सुरजेवाला का इससे क्या लेना देना, बड़ा स्पष्ट लेना देना है। ईपीएफ नहीं दिया गया, कर्मचारियों के ईपीएफ का घोटाला हुआ, उसके लिए विभाग ने शिकायत की थी, जिसकी जांच हुई, आगे चल रही। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक शिकायत देता है कि मेरे साथ एक व्यक्ति सम्मिलित था जो सुरजेवाला साहब का नजदीकी था, उसने मुझे सुरजेवाला साहब से मिलवाया। मतलब वो ये खुद एस्टेब्लिश कर रहा है कि मैं, वो तीसरा व्यक्ति और सुरजेवाला, हम तीनों मिले हुए हैं। ये शिकायत करता एस्टेब्लिश कर रहा है, जो इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है। तो वो विषय पूरी तरह से अलग है। तो ऐसे विषय की जांच होनी तो बनती है। जब शिकायत करता ये बात कह रहा है तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, सब जनता के सामने आना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि बतौर बिजली मंत्री उन्होंने ऐसा क्या किया कि एक व्यक्ति जो एक घोटाले में संलिप्त है और वो खुद शिकायत कर रहा है और उनका नाम ले रहा है, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। विवेक चौधरी कुछ कह रहे थे। अनामिका जी, कल आप ही के चैनल पे जब कुलदीप बिश्नोई जी की डिबेट चल रही थी, उनके ऊपर डिबेट चल रही थी, तब कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा कि कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द ही कांग्रेस है। आज वही चीज हमारे कांग्रेस के साथी मेरे बड़े भाई ढूल साहब कर रहे हैं। ये जींद उपचुनाव का जिक्र जो हुआ उसी वाला काम आज डिबेट के अंदर भी कर रहे हैं। ये तो चाह रहे हैं कांटा निकले, कांटा निकालना इनकी पुरानी आदत है, इनकी और इनके नेता की। ये कांटा निकालने वाले हैं। आज कहीं ना कहीं जो इन्होंने जो गलत काम किया वो मान रहे हैं, रविंद्र जी भी मान रहे हैं कि हाँ जांच होनी चाहिए और सरकार अपना काम सही कर रही है, तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर किसी ने गलत काम किया तो उसको उसकी सजा मिलेगी, इसमें तो बात ही कोई नहीं रही। आज कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो पहले भी मैं कह चुका हूं, जो खात्मे की ओर थी खात्मा हो चुका है। जिस दिन से इनका चिंतन शिविर हुआ है उसके बाद कांग्रेस चिंता में ही है। आप देखिए कि आप पंजाब की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, सभी जगह इनका पतन होना शुरू हो गया। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस खात्मे की ओर है, उस चीज को मान लेना चाहिए कांग्रेस को। ठीक है, मैं पहले भी आपके कह रहे हैं विवेक चौधरी कांग्रेस को कांग्रेस नहीं खत्म करना और वो चीज सिद्ध हो रही है। हाँ,
विवेक चौधरी जो कह रहे हैं कौशिक साहब कि जिस दिन से इनका चिंतन शिविर हुआ इनकी चिंता तभी से बढ़ गई है। मैं को लेकर सवाल उठाएंगे। मैं थोड़ा सा जो ये बातें हुई इनको पूरा एक बार में जोड़ के बातें करना चाह रहा हूँ। देखिए अभी कल परसों सिद्धू जी को जेल हुई, ठीक है, वो एक प्रोसेस था, वो चल रहा था कोर्ट में और हो गई। हालांकि मेरा अब अधिकार नहीं है कि कोर्ट से मैं असहमत रहूं, लेकिन फिर भी मैं असहमत हूं क्योंकि अगर वो उन्होंने मर्डर किया है तो 1 साल की सजा तो नहीं बनती कम से कम, गैर इरादतन हत्या है ना, गैर तो आपने पहले तो उनको बरी कर दिया था 2000 रुपए लेके। चलो एनीवे वो कोर्ट का मामला मैं उसमें नहीं बोल सकता हूँ, एनीवे गॉन इज गॉन, तो उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया अभी तक, ठीक। अब जो ये बातें हो रही हैं उनमें मैं 2-3 बातें करता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि जैसे अभी सुरजेवाला जी का ज्यादा जिक्र हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव से नजर आ रहे हैं हरियाणा की राजनीति में, और महासचिव होने के बावजूद वो यहाँ हरियाणा में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, जो इस डिबेट में भी झलक के आ रही है, तो वो मैं उससे सहमत हूँ। ये राजनीतिक हर आदमी अपनी राजनीति करता है, करने का अधिकार है उसको, चलो उसको छोड़ते हैं। अब मैं कुछ 2-3 लीगल और थोड़े से उन पॉइंट्स पे आता हूँ। तब नहीं छोड़ी जा सकती ना ऐसी बात है। नहीं, वो राजनीतिक लोग तो करेंगे, उनका देखो हर एक को चटकारे लेने का जब समय मिलेगा वो लेगा, उसमें उसका अधिकार है पूरा। अब मैं 2-3 बातें करता हूँ। देखिए अब क्या है कि सुरजेवाला जी का ये जो अभी अत्रे साहब ने बोला, मैं उन चीजों से कईयों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ एक चीजें लीगल में बात करता हूँ। 17 मई को दोबारा से खोली है इन्होंने, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या है कि सुरजेवाला ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन्होंने ठेकेदार ने कोई लेबर लगाए 4,500 के करीब, आप जो बता रहे हैं, जो 4,500 के करीब लगाए, तो एक कानून ये कहता है ईपीएफ का कि जो प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसमें क्या होता है कि आधे पैसे तो कटते हैं उस एम्प्लॉय की सैलरी से और आधे पैसे देता है वो एम्प्लॉयर, और वो दोनों के दोनों जुड़ के जाते हैं ईपीएफ में, और जब भी वो चाहता है वो पैसे अपने वापस ले लेता है। तो इस प्रक्रिया में क्या सरकार ने वो आधे पैसे दिए या नहीं दिए, ये तो है पीएफ फंड की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा ईएसआई का भी जिक्र मैं कर सकता हूं क्योंकि ईएसआई में भी वो आते हैं लोग, तो वो ईएसआई के भी उनके कार्ड बने या नहीं बने। अगर ऐसा है तो उसमें कहीं पे भी सुरजेवाला जी नहीं फंसेंगे, उसमें फंसेगा तो वो ठेकेदार फंसेगा। सुरजेवाला जी से तो तब सवाल होगा जब क्या है, लीगल बातें होती है जब आगे जाएंगे तो हम, कि वो जिम्मेवारी किसकी थी, वो सेक्रेटरी की थी, जो भी था, तो वो सेक्रेटरी को घेर लेंगे, ये सुरजेवाला जी तो बाय बाय करके निकलेंगे। सुरजेवाला जी का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सुरजेवाला जी का अब जो पॉलिटिकली अब जो हम मजा ले रहे हैं वो ले सकते हैं, पूरा अधिकार है हमें। अब इलेक्शन के बाद क्या पता कहां पे कौन क्या होता है, उनको भूल जाइए। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे, ये जो गुड़गांव वाला हमारा केस है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इससे 100% सहमत हूं कि ये जमीन का जो भी मामला है ये गड़बड़ था, और उस गड़बड़ में सीधा एक किसी XYZ को जो है फायदा दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो फायदा देने वाला और लेने वाला हम दोनों अगर भाई भाई हैं तो कोई तीसरा क्या करेगा। अब आपने क्या किया कि लाइसेंस ही तो रद्द कर दिया। अब डीएलएफ को या वाड्रा को 100, 200, 300 करोड़ की जमीन का क्या फर्क पड़ता है। बट टाइम फिर वहीं पे आती बात कि उनको बदनाम करने का एक खूबसूरत तरीका है, उनको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इस पैसे से, ना डीएलएफ को पड़ेगा ना वाड्रा को पड़ेगा, उनमें पैसे की कमी है क्या। तो लेकिन क्या है कि ये एक बदनामी करके या एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके 2-4 चीजें और इसमें जोड़ के, जैसे और एक आधे मुद्दे और खुलेंगे, तो हालांकि निकाय चुनाव में बीजेपी वालों को बता देता हूं बिना बात ऐसे मुद्दों की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब भी कभी ये छोटे चुनाव होते हैं तो जिसकी सरकार होती है वो जीतते हैं, ये जीत जाएंगे। मुद्दे भी हावी होते हैं, कुछ नहीं, वो जो ऐसा है ये सरकार बनाएंगे, जो छोटी सरकार है सारी बनाएंगे, देख लेना आप, ये जीते हैं या ना जीते बनाएंगे ही नहीं, ये अभी यूज नहीं करने चाहिए। ये क्या चाह रहे हो? नहीं, अरे आज आप क्या कह रहे हो? ये जीते या ना जीते मैं देख रहा हूँ। मतलब आपने तो अत्रे जी साइड में बैठे, नहीं कुछ नहीं कहने, मैं गुड़गांव की बता रहा हूँ, मैं गुड़गांव का इतिहास बता रहा हूँ। गुड़गांव में नहीं हुआ था, अरे गुड़गांव में काउंसलर कितने जीते थे, इनके बने। वो नहीं है, मैं कितने उदाहरण दूं ऐसे, चुनाव के बाद की। अरे अब तो सरकार में है, किसको आने देंगे। देखिए वो जनता को तय करना है, लेकिन जनता ऐसा जनता भी बड़ी खुदगर्ज है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं, जनता इतनी खुदगर्ज है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब हर कोई जानता है। आप लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने राजनीति करनी है, आपको वोट चाहिए, मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए। जनता 100 मैं बोतलों में बिकती है, बोतलों में बिकती है जनता। तो मैंने बिकते हुए देखे हैं लोग, एक रात पहले जो जिसको आप कयामत की रात कहते हो वही होती है, शराब की बोतलें जाती है लोगों के पास और लोग वोट देते हैं। या तो मना करे, इनमें से कोई भी एक मना करे
कि नहीं दी जाती है, मैं मान जाऊंगा, नहीं मना कर सकते, ये भी एक सच्चाई है। उसके बाद सुनो, उसके बाद इलेक्शन होने के बाद तोड़ फोड़ सब होती है, वो भी सब मानते हैं, माने ना माने, वो तो इतिहास गवाह है इस चीज का। तो कांग्रेस थी तो उसने किया, बीजेपी है तो वो करती है, ये तो इतिहास है, ये इतिहास चक्र है जो चक्र घूमता रहेगा, जिसकी आएगी सरकार फिर वही करेगा वार। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले भी होते रहे हैं। और जब एक बार नेहरू जी के टाइम में हुआ था, उन्होंने मना किया था कि ये प्रथा ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए, पर उनकी जब किसी ने नहीं मानी वो प्रथा, इंदिरा जी ने थोड़ा सा और अपलिफ्ट किया, उसके बाद अब बीजेपी उससे ज्यादा और ऊपर जाती है। जो आप कह रहे हैं उनमें दो कांग्रेस और बीजेपी, हम वो टाइमिंग वाले कांग्रेस बीजेपी में एक फर्क बताया, कांग्रेस बीजेपी में एक फर्क बताता हूँ, सुनो सुनो, इल्जाम के मामले में कांग्रेस बीजेपी पे एक फर्क बताता हूँ। कांग्रेस ऐसी राजनीति कर रही है जैसी आज हो रही है सुरजेवाला जी के साथ, और बीजेपी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड होता है, हमारा आदमी है, उसने कत्ल कर दिया, कोई बात नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। बग्गा की तरह टहनी जी का इतिहास है, कोई बहुत लंबा चौड़ा पुराना तो नहीं। इसमें तेजिंदर बग्गा का नाम क्यों लिया रजवन जी? नहीं, मैंने तो वैसे ही बता दिया, जैसे बग्गा को बचाने के लिए एकदम सारी बीजेपी आ गई थी, चाहे टहनी को बचाने के लिए कोई भी आए। ये दोनों का स्टैंड है अलग अलग, ये दोनों का स्टैंड है, ये दोनों का स्टैंड है, ये क्लियर कट खड़े होते हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है अनामिका जी कि मुझे इस बात पे बहुत बड़ा एतराज है कि अगर हम किसी चैनल पे बैठ के जनता के विवेक पे सवाल खड़ा करें, जनता को खुद गर्व बताएं, मुझे इससे बहुत बड़ा एतराज है। देखिए, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप पूरे के पूरे प्रदेश की जनता को ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, मुझे एतराज है। जनता का विवेक वो विवेक ही है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत भारत में है इस जनता के विवेक की वजह से। तो हमें हक नहीं बनता इसके विवेक पे सवाल खड़ा करना। नहीं, पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है। आप राजनेता, आप यही भाषा बोलेंगे, आप तो यही भाषा बोलेंगे। मैं देखिए, आप एक दो एक्सेप्शनल केसेस की वजह से सबके ऊपर उंगली नहीं उठा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हो सकता है एक्सेप्शन है, मैं ऐसे इनकार नहीं करता, लेकिन सब पे उंगली उठाना कहाँ तक उचित है? जैसे इन्होंने कहा कि इनमें से कोई एक मना कर दे, मैं डंके की चोट पे मना करता हूँ। ऐसा नहीं होता, अपने राजनीतिक जीवन ऐसा नहीं होता ना, वो काम सर प्लीज 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 योगेश जी सुन लीजिए। हाँ, योगेश जी, आपने खूब बोला, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं खुद अपने जीवन में मैंने तो नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई भी नहीं करता, बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन हम सब जनता के विवेक पे सवाल खड़ा करते हैं। नहीं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी तो किया जाता है त्रे साहब। सर क्या अरे जी, मैं अब आपको उदाहरण देता हूँ। अब प्रवीण अत्रे मना कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी तो किया जा रहा है। जाने से पहले मैं आप ही के पास आई थी, आपने कहा था कि मैं डंके की चोट पे मना करता हूँ, बोल लीजिए ना। नहीं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी तो हुआ है अत्रे साहब, जिस प्रकार कह रहे हैं कि जन भावनाओं का आदर करते हैं। ठीक है, डिबेट डिरेल हो रही है, वापस आ जाइए प्लीज। राजन जी, आपको मेरी तरफ से वैसे ही माफी है, वरना साहब मैंने बोलना शुरू किया ना, आप चैनल से उसके चले जाओगे, मत मुझे मजबूर कर गया। नहीं, टाइम होने के बाद तो जाएंगे, बाकी आप जिन चीजों पे देखिए, मैं केवल यहाँ पे दो बातें बोल रहा हूँ। पहले रणदीप सुरजेवाला जी का जो योगेश जी कह रहे थे कि क्या सरकार की तरफ से जो ईपीएफ का दिया या नहीं दिया गया, यही तो घोटाला है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने जो पैसा ईपीएफ के एवज में लिया वो कर्मचारी तक नहीं पहुंचाया, ये तो घोटाला है। हाँ। अब दूसरी बात ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी शिकायत में ये कह रहा है कि साहब अकेला मेरा गला मत पकड़ो, ये दो लोग भी मेरे साथ थे। तो इसकी जांच हो रही है, जांच में ये बात स्थापित होगी कि क्या वो लोग शामिल थे या नहीं थे। तो अभी तो केवल विषय जांच का है, और मुझे लगता है जब कोई शिकायत इस तरह की आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, या केवल इस वजह से जांच रोकने के वो रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ बात हो रही है इसलिए जांच मत कीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। कानून की नजर में सब बराबर है, भले वो छोटा है भले ही बड़ा है। दूसरी बात जो रॉबर्ट वाड्रा वाले विषय के अंदर है, देखिए ये बात सभी जानते हैं कि इस जमीन के मामले में घोटाला हुआ। मैंने तथ्य आपके सामने बता दिए। कंपनी के पास नेटवर्क 1 लाख रुपए थी, 7.5 करोड़ की डील हो गई, बैंक में पैसे नहीं थे, तो सारे तथ्य जनता के सामने। लेकिन मेरा विषय ये है, जो बार बार कह रहे हैं कि इतने लंबा टाइम क्यों जांच में, इतना लंबा टाइम क्यों, राजवन जी बोल रहे थे। राजवन जी, जिस केस में चौटाला साहब को सजा हुई थी, आपको मालूम है उसकी जांच शुरू कब हुई थी? उसको 9 साल लगे थे।
इसलिए जांच की एक प्रक्रिया होती साहब, है। उस समय आप भी चौटाला साहब की पैरवी करते थे, क्या उस समय जांच में कोई कमी थी, या बाद में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपको समझ में आई कि जांच सही हो रही है? क्या कहा आपको कि जांच की एक प्रक्रिया होती है? नहीं, प्रक्रिया के बारे में नहीं, मैं तो वही चीज पूछ रहा हूँ। और जब जांच शुरू होती है उन प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। सारे प्रावधानों नियमों के हिसाब से जांच होती है। तो ये बात कहना कि इतना समय क्यों लग गया, इतना समय क्या, पहले आप तथ्यों को चेक तो कीजिए। ठीक है। 2018 में जब ये बात क्लैरिटी में आ गई कि इस जमीन का टाइटल क्लियर नहीं है, जब टाइटल क्लियर नहीं है तो उस जमीन को लाइसेंस नहीं मिल सकता, ये कानून का प्रावधान है। तो उसके अंदर आप नोटिस भेजोगे, जवाब मांगोगे, अपील की उनको परमिशन दोगे, तो ये सारे प्रोविजन पूरे करने के बाद ही तो उस पर ऑर्डर आएगा। तो ये सब कहना मुझे लगता है तथ्यों से अलग बातें हैं। ठीक है। रविंदर सिंह ढुल साहब, आप माने या ना माने, संगठन की इमेज को अभी आप लोगों को कहीं पे भी ये महसूस हो रहा है कि बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है, चूंकि निकाय चुनाव सामने खड़ा है? कैसे संभालेगी कांग्रेस इन दोनों ही कथाओं को जो आप लोगों के साथ हो रही हैं, चाहे वो कथित ईपीएफ गड़बड़ी घोटाले का मामला हो जो जांच का विषय है, विजिलेंस के पास है, या फिर लाइसेंस रद्द करने का मामला हो? देखिए, मैं पहले बिल्कुल स्पष्ट कर दूं एक बात को कि बार बार शब्दों को बदल करके जबरदस्ती ये चीज बनाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस या हम रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ नहीं खड़े हैं, तो ये पूरी तरह से गलतफहमी और उसके साथ में कोई मतलब नहीं है। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पे ये मेंशन किया था कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप जांच कराइए, वो पाक साफ होकर के निकलेंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच का मामला है और ऐसी हजारों कंप्लेंट गुड़गांव के अंदर वैसे भी पेंडिंग पड़ी है और वो भाजपा राज की भी पेंडिंग है। जांच कराइए, आप उन सबकी भी जांच कराइए। मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हर उस कॉन्ट्रैक्टर से आप जो है रिकवरी कीजिए जिसने ये कर्मचारियों का एपीआर जमा नहीं कराया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब आ गई दूसरी बात, जहाँ तक बात इमेज की है, तो इमेज को जबरदस्ती जो पॉलिटिसाइज करके इन मामलों को डेल्ट करने की कोशिश की जा रही है, मैं बड़ा स्पष्ट कह देता हूँ कि हमारी इमेज नहीं होगी। हम नया संगठन बनाने जा रहे हैं और बिल्कुल अगले हफ्ते से जो है आपको कांग्रेस एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं या इसी संगठन को खड़ा करने जा रहे हैं? नहीं, वर्तमान में पिछले साल से जो संगठन बना नहीं है, वो संगठन को बनाया जाएगा। और अगले हफ्ते से आप देखिए कि 23 तारीख से जो है बहुत सारे नए आपको। चलिए, नहीं, उस पे मैं बाद में आ जाऊँ, इसमें मैंने बहुत डिबेट किए हैं। अभी आप ये कह रहे हैं रविंदर जी, अभी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की इमेज पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ निकाय चुनाव में आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जहां तक मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमेज को डेल्ट करने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है, वो पूरी तरह से फेल साबित होगी, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त कोशिश की जा रही है आपकी इमेज को डैमेज करने की? जी, और मौका देख करके मैंने एक विक्टिम कार्ड का जिक्र किया था। उस वक्त विक्टिम कार्ड से मुकर गए थे रविंदर जी कि हम कोई विक्टिम कार्ड यूज लिख दे। ये क्या बोल रहे हैं अभी भी कह रहे हैं विक्टिम कार्ड है, यही तो विक्टिम कार्ड है सर। दोनों बातें नहीं हो रविंदर जी, दोनों बातें नहीं हो सकती ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैथल में चल रही है, आपको 1 साल पहले मंत्री ने बयान दिया था हम इसकी विजिलेंस जांच कराएंगे। आज ये जांच कैसे है, इसका उत्तर तो ये देंगे। 1 साल पहले के बयान के अरे वो उसका उत्तर दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपकी ये पॉलिटिकल कहाँ दिया इन्होंने उत्तर? कह रहे हैं हम कानून सम्मत कर रहे हैं काम। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ये झूठे आरोप इसी मामले में रणदीप जी के ऊपर लगते रहे हैं। और पिछले साल रणदीप जी ने ये कहा था कि हम जांच कराएंगे, पिछले साल कहा था, आज मई के अंदर कैसे याद आई आपको? अच्छा, एक सेकंड अत्रे साहब रुकिए, रविंदर जी, जब आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की छवि को चोट पहुंचाने की, डैमेज करने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अत्रे साहब गलत कह रहे हैं कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? अगर दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए तो आपको सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है क्या कि आप कर लीजिए दूध का दूध और पानी का पानी? अगर आप पाक है तो जांच से डर काहे का? लेकिन ये चीज जनता तक जानी चाहिए ना कि भाजपा ने क्यों किया है, तो आप पहुंचाइए ना। मैं तो
पूछ रही हूँ, आप कैसे काउंटर करेंगे? आप पहुंचाइए। कौन पहुंचाएगा? बीजेपी आपके लिए थोड़ी ना बोलेगी। विवेक चौधरी थोड़ी ना आपके लिए बोलेंगे, आप पहुंचाइए फिर। आपके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, और कैसे पहुंचाने का कौन सा तरीका है बताइए? आप दोनों बातें कह रहे हैं सारा हरियाणा सुन रहा है, आपके माध्यम से सुन रहा हूँ मैं। अत्रे साहब जवाब दीजिए। एक बात बार बार कह रहे हैं रविंदर जी, एक बात बार बार कह रहे हैं कि 1 साल पहले विज साहब ने कहा था हम जांच करवाएंगे। रविंदर जी वकील हैं, बेहतर जानते हैं, पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, जब तथ्य इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर FIR होती है, जब FIR होती है फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तथ्य इकट्ठे करने में समय लगता है, तथ्य 1 या 2 दिन में तो इकट्ठे नहीं होते। और अगर सरकार पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हर तथ्य को इकट्ठा करके इस अंजाम तक पहुंचती है, उसके ऊपर भी रविंदर जी को ऐतराज है। रविंदर जी कह रहे हैं कि साहब आपने इतना समय क्यों ले लिया 1 साल का, आप तुरंत 1 साल पहले FIR कर देते। अरे साहब ऐसा कैसे कर देते? कानून की कोई चीज है, आपको ये मौका आज अगर आप बार बार विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि इमेज डैमेज, यही बात आप 1 साल पहले करते और 6 महीने पहले करते, तब भी आपने यही बात कहनी थी। क्योंकि आप लोगों को लगता ये है कि आपके पास एक स्पेशल दर्जा है, आप जितना मर्जी भ्रष्टाचार करें, जितना मर्जी कानून तोड़े, आपके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, ये दर्जा है आपके पास, ये मान के चलते हैं आप लोग, इसलिए आप ये विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं। जब आप मान रहे हैं जांच होनी चाहिए तो होने दीजिए। ठीक है, विवेक चौधरी। अनामिका जी, रविंदर भाई कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। बारी बारी ये कह रहे हैं कि 6 महीने साल पहले अनिल विज जी ने कहा और जांच होगी, उस पे अब कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर ये उसी टाइम इसके ऊपर कार्रवाई होती जो इनका रवैया था, इनकी सरकार के समय में रवैया था, उस टाइम ये उस सरकार में नहीं थे कि बदले की भावना से जो कार्रवाई की जाती थी, अगर उस तरह से करते तो ये विक्टिम कार्ड और ज्यादा प्ले करते। आज कहीं ना कहीं पूरी जांच करके और तथ्य एकजुट करके अगर उस पर कार्रवाई की जा रही है तो भी ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। आज इस बात को मान लेना चाहिए कि गलती हुई है, इसमें क्या दिक्कत है? आप एक साइड तो कह रहे हैं हम विक्टिम कार्ड प्ले कर नहीं रहे, दूसरी साइड आप कह रहे हैं कांग्रेस की इमेज को डेंट किया जा रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? इतने क्या कंफ्यूज है रविंदर भाई? जांच में जब बताने का काम साबित नहीं हो जाएगी, ऐसे कैसे मान लेंगे कि गलती हुई है? वो तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना कि आप कर लीजिए जांच। अगर नहीं हुई है कोई अलग बात है, वो दोनों ही बात कह रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल मंशा है, चल रही है, कह रहे जांच कीजिए। नहीं, फिर ये ना कहिए ना कि डेट किया जा रहा है। अगर आपने कुछ किया ही नहीं, आप पाक साहब हैं, आप बेफिक्र रहिए। आप ये ना कहिए कि कांग्रेस को डेट किया जा रहा है। जब ये कह रही है सरकार तो रविंदर सिंह दोनों बातें लेके चल रही है, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है योगेश कौशिक। मैं ना ये थोड़ा सा पीछे जाके कुछ टेक्निकल बातें और करना चाहूंगा, ये तो पॉलिटिकल बातें करते रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है, सरकार के अंदर इलीगल चीज वो मानी जाती है जो आपकी पावर ना हो और वो आप काम कर दो। कनी मोई और ए राजा का केस क्लियर हो गया, वो केस जीत गए, ठीक है। लेकिन चुनाव से पहले स्पेक्ट्रम के मामले में ऐसा कर दिया गया, पूरे देश के अंदर माहौल तैयार हो गया कि इनसे बड़े कोई चोर नहीं। मैं अभी भी ये नहीं मानता कि कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है ना। तो धुआं तो तभी वहीं से उठता है जहां चिंगारी होती है। एनीवे उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो जीत गए तो जीत गए। अब मैं बात करता हूं, मैं इसी यहीं पे डिबेट में था और अपने लॉकडाउन के टाइम पे शराब चोरी हो गई थी। शराब चोरी के बारे में लोगों ने ये कहा कि जी दुष्यंत जी रिजाइन करें। मैंने यहाँ पे बैठ के ये बात कही थी दुष्यंत जी, और उसके बाद ये बात हुई और लोगों ने कहा कि जी दुष्यंत जी अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रकों को ले जाने की परमिशन कौन देगा, ट्रक अलाउ कौन करेगा, तो पुलिस विज जी के साहब है तो पुलिस विज साहब भी रिजाइन करे। ऐसी बातें चली थी यहाँ पे। मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि क्योंकि चौटाला जी या विज साहब ये परमिशन नहीं देते, ये कोई एसपी देगा या कोई इनका जो इसका दुष्यंत जी के डिपार्टमेंट का जो भी होगा हेड, वो देगा परमिशन। तो अल्टीमेटली तो ये बातें उन पे आएंगी, तो दुष्यंत जी रिजाइन क्यों करें, ऐसे ही विज जी रिजाइन क्यों करें। आज फिर मेरा सवाल वही है कि जब ये सारा का सारा सुरजेवाला कैसे दोषी, इसका जवाब मुझे लग रहा है दे चुके हैं। अल्टीमेटली मेरा मानना है नहीं निकलेंगे, चाहे जो मर्जी कर लेंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन ठीक है, माहौल तैयार करने का मजा आ रहा है, लीजिए।
नहीं, अगर शिकायत लेटर में उनका नाम आया है तो जांच तो आ जाए, बेशक आ जाए, कोर्ट बहुत ऊपर तक है, कैसी बातें करते हैं आप। देखना आप इतने बड़े बड़े केसेस में, मैं फिर वो लीगल टर्म की बात कर रहा हूँ, वो उनका अधिकार है, लीगल, वो उनका अधिकार है। नहीं, मैं लीगल टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर की बात कर रहा हूँ, अगर इन्होंने, अगर सुरजेवाला जी ने इल्लीगली कोई ऐसा फायदा उनको दिया है जो पेपर पे आ गया, इल्लीगली ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है जो उन पेपर पे आ गई या आ जाएगी, या जैसे अभी अत्रे जी कह रहे थे कि उसने, ठेकेदार ने खुद कहा है कि तीसरा चौथा आदमी XYZ जो भी हैं ये लोग, वो उसने खुद ने तो मान लिया हाँ मेरे से गलती हुई है, लेकिन वो ये कह रहा है कि सुरजेवाला से भी हुई है। तो सुरजेवाला को कैसे प्रूव करोगे? आप तो खुद चोर हो। तो आपको पैसे मिल गए सरकार से, आपने अपने हिस्से के नहीं डाले और उनके भी खा लिए। सरकार के पैसे और उनके लोगों के पैसे आपने लेके जो जमा करने थे सरकार में, जो EPF मिलना था, वो ठेकेदार खा गया, ठेकेदार खा गया ना वो तो। एक चीज है अनामिका जी, देखिए मैं योगेश जी से फिर विदा नहीं देता, योगेश जी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, सीधा निर्णय पे पहुंच गए। योगेश जी पहले जांच होने दीजिए, जांच ये बात बताएगी कि कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है। आप तो सीधा निर्णय पे पहुंच गए। आपने तो ये बता दिया कि कोर्ट क्या डिसीजन देने वाली है, वो बच्चा छूटने वाले हैं। मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी है। तो ये भी बहुत जल्दबाजी है जो आप दोषी बता रहे हैं। इंतजार कीजिए, मैंने दोषी कब बताया? सब बता रहे हैं, प्रूव ये से किया जा रहा है। जांच, शिकायत आई है, शिकायत के ऊपर जांच हो रही है, होने दीजिए जांच, जांच बता देगी। राजवंत रहीनवाल जी, मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से ये मानता हूँ। एक मिनट मेरे को बोले, मैं एक चीज कह रहा था, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। आज जिस हिसाब का जो माहौल बनाया जा रहा है उससे तो पूरी तरह से सुरजेवाला जी को पूरी तरह से इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि वो सरकार से, क्योंकि जो PF का जो मामला है, ये मामला उठा है, जरूर उठा है, इस मामले के निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। हजारों लाखों ऐसी कंपनियां हैं जहां पे 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये मामला आया है तो इस मामले की तह तक जाना चाहिए। अकेला ये एक मामला नहीं है, और भी बहुत ऐसे मजदूर भाई है, श्रमिक भाई हैं जो 20 से ज्यादा करते हैं और उनको PF और ESI का बेनिफिट नहीं मिलता। आज चाहे आपके इस मामले में मुझे नहीं लेना देना, आप सुरजेवाला को क्या करोगे क्या नहीं होगा, लेकिन उन मामलों के लिए उन मामलों के लिए उन मजदूर भाइयों को जरूर फायदा करा दो। अगर आपकी सरकार असल में इस मामले को लेकर कुछ करना चाहती है तो, क्योंकि आप ये मत सोचो कि आपने खाली सुरजेवाला से जुड़ा हुआ है तब इस मामले पे कार्रवाई कर रहे हो, या अगर और जो कंपनियों में जो चल रहे हैं तो आप एक बार उनका भी ऑडिट करा लीजिए ताकि पता लग जाए। क्योंकि आमतौर पे कोई भी छोटी अगर कंपनी आती है, 20 कर्मचारी जहां पे भी होते हैं वो ESI में आ जाते हैं। नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी अत्रे जी को इशारा भी करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। आपके चैनल के जवाब तो लेने दीजिए। एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई वो मजदूर कर्मचारी सुन रहे होंगे तो उनको इस चीज के लिए बड़ी वो मिलेगी, हमारे हक की भी कोई आवाज उठा रहा है। बिल्कुल, अत्रे जी को इशारा कर देता हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा। अत्रे जी एक MLA हैं जो आपकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो करोड़ोंपति हैं सिर्फ इस ESI PF की वजह से। प्लीज जरा वहां तक भी पहुंचना, अगर यहाँ तक पहुंचते हो तो। देखिए योगेश जी, अगर आपके विषय आपको इस विषय की जानकारी है तो क्यों नहीं एक शिकायत लिख के सरकार के पास भेज दीजिए। मैं चाहूंगी स्वयं संज्ञान नहीं लेंगे, एक लिखित शिकायत भेज दीजिए, सरकार जांच करेगी। यही बात मैं दहीनबाजी को कहूंगा, दहीनबाजी सरकार बाकायदा, हंसिए मत योगेश जी, केवल टीवी पे कह के काम नहीं चलता। अगर आपकी जानकारी में कुछ है, आपके पास सरकार के पास हजारों कंप्लेंट है, सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। चलिए वापस आइए, प्लीज वापस आइए। आप लोगों ने कुछ एक सेकेंड, अत्रे साहब, मैं रजवंत जी, कौशिक साहब, रजवंत जी और कौशिक साहब, आप दोनों ने एक मुद्दा उठाया कि और भी श्रमिकों के साथ, मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ ये हो रहा है, सरकार को उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ गलत कह रही है कि आप एक लिखित कंप्लेंट डालिए अगर आपके संज्ञान में है मामला। हजारों कंप्लेंट, अरे महाराज तो आप एक और डाल दीजिए ना, उसके बाद आप बात कीजिए फिर कि हमने तो डाली। आपने डाली है, उन हजारों में से एक आपका है क्या? आपका है उन हजारों में से एक, रजवंत जी? क्या चीज? उन हजारों कंप्लेन में से एक कंप्लेन आपका है जिसका आप कंप्लेंट मैं कैसे दे सकता हूँ? कंप्लेंट तो मजदूर भाई लेंगे जिनके साथ बीती है। मैं तो कल आपको सैकड़ों ऐसी कंप्लेंट लगा दे सकता हूँ। मैं कल अभी आप कह रहे थे कि कोई है, अगर आप कार्रवाई करने का, अभी आप कह रहे थे कि कोई है जो जनता की आवाज उठा रहा है, अब आप कह रहे हैं मैं कैसे कंप्लेंट दे सकता हूँ? मैं मजदूर, एक मिनट, मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ ना जी, अगर सरकार कार्रवाई करने की बात कहे तो मैं सैकड़ों कंप्लेंट लाके दे सकता हूँ ऐसी। तो कह रही है ना, अरे कह रही है, मैं बाकायदा डायरी नंबर तक दे सकता हूँ, अत्रे साहब डायरी नंबर तक दे सकता हूँ,
में से उनकी पेंडिंग चल रही है। दे दीजिए ना, दे दीजिए। मैं कल आपको पर्सनली चलिए, व्हाट्सएप हो कर दूंगा इस चीज के बस लिए। हो गया। विवेक चौधरी, हो गया, आराम से ट्रैक पर वापस आइए। अब डिबेट को लास्ट में कहीं और मत ले जाइए। आपने कुछ कंप्लेंट बताई, वो कह रहे हैं दीजिए हम काम करेंगे, बात यही खत्म हो जाती है। नहीं करेंगे तो फिर बैठेंगे ना। विवेक चौधरी, विवेक चौधरी। अनामिका जी, हाँ जी, मेरे इनेलो के प्रवक्ता साथी और योगेश जी ने जो कंप्लेंट कही, और कंप्लेंट अगर कोई ऐसी है तो दीजिए, साथ में एक कंप्लेंट अनामिका जी को भी पकड़ाइए, उस मुद्दे के ऊपर भी डिबेट की जाएगी। आज कहीं ना कहीं जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट है उस मुद्दे को घुमाने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई वर्सेस जो भी वाड्रा जी की कंपनी के साथ हुआ, कार्रवाई वर्सेस वाहवाही, आप लोग वाहवाही लूटने की कोशिश मैं बता रहा हूँ, वाड्रा जी की कंपनी के साथ ये आरोप है। नहीं, कोई वाहवाही नहीं अनामिका जी, जो वाड्रा जी की कंपनी के साथ हुआ, या अगर आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, आज एक रजिस्टर्ड फर्म है और वो तो काम नहीं कर रही, जिस काम के लिए वो लाइसेंस लिया गया और वो नहीं किया जा रहा, तो वो कैंसिल होगा। हो गया सर, और प्लीज अगर इनके साथ सुरजेवाला जी के साथ जो हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है। रविंदर सिंह ढुल, 5 सेकंड आपको दे रही हूँ, कुछ काउंटर आप लोग करेंगे या ठीक है जो हो रहा है होने दीजिए, जनता देख लेगी? देखिए, कानून का सामना करने के लिए तैयार है, कोई गलत काम किया नहीं है, राजनीतिक इशू बनाने की कोई आवश्यकता इसमें है नहीं। जहाँ तक बात कंप्लेंट की है तो 1000 रुपये में कंप्लेंट में भी देने के लिए तैयार हूँ। इसी दे दीजिए ना आपको, अरे मेरे पास होता तो अब तक भेज देती, दे दीजिए, फिर बैठ के बात करते हैं ना, एड्रेस आपको जोड़ लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद। नहीं और वक्त नहीं है, माफ कर दीजिए, दोबारा बैठेंगे फिर बैठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए और पैनल का हिस्सा बनने के लिए। मुश्किल में कांग्रेस है या नहीं, ये कांग्रेस और जनता को तय करने देते हैं। आगे जो कुछ भी इससे रिलेटेड होगा हम अपडेट लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।